वेलकम टू सीरीज एक्सप्लेन द टर्मिनलिस्ट डार्क वुल्फ एपिसोड 3। एपिसोड की शुरुआत होती है एडवर्ड और हेस्टिंग के ट्रेनिंग मिशन से, जो वेना में अपने बेस के पीछे जंगल में प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। फिर एक शॉर्ट सीन जेनवा में दिखाया जाता है, जहां इरेन न्यूक्लियर स्टेबिलिटी एग्रीमेंट का सबमिट डील चल रहा होता है। यहाँ दो भाई डिप्लोमेट्स प्रेजेंट नोट हैं, क्रेसिस और वहीद। क्रेसिस को इवेंट काफ़ी अच्छा लग रहा होता है, लेकिन वहीद टेंशन में होता है। उसकी टेंशन का रीज़न है बुढ़ा पास्ट में पैदा हुई प्रॉब्लम, जो दनावी की क्राइम्स में डेथ के बाद शुरू हुई थी, जब उन्हें लगता है कि उन्हें कोई देख रहा है। क्रेसिस सजेस्ट करता है कि ये कन्वर्सेशन प्राइवेट जगह पे कर सकते हैं। साथ ही वो एक नए आयरन बनने का अपना प्लान्स के बारे में मिनिस्टर से बात करना चाहता है। स्टोरी वापस वेना शिफ्ट होती है। हार्वर्ड, एडवर्ड्स और हेस्टिंग की टीम को फिर से फारूक और लॉन्ड्री के साथ जुड़ जाता है और एक नया मेंबर आइश भी इंट्रोड्यूस करता है। सब फ्रेश होने के बाद फारूक एडवर्ड और हेस्टिंग को अपडेट देता है। ज़ैनब और अफरीन सेफ और ठीक हैं। ये सुनकर एडवर्ड चैन की सांस लेता है कि कम से कम वो तो सुरक्षित हैं, लेकिन इसके बाद वापस काम पर फोकस करना पड़ता है। हाउफोर्ड टीम को बताता है कि उन्होंने डनावी का फोन हैक कर लिया है। उसमें से पता चला है कि डनावी को प्रोफेसर मॉलनर को $5 मिलियन डिलीवर करना था किसी भी हाल में। मॉलनर बेडापास्ट यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इकोनॉमिक में टीचर है और उसके बदले में डनावी को कुछ देना पड़ता है। अब डनावी मर चुका है, इसलिए तुरंत जानने का एक ही तरीका है, फारूक को डनावी बनकर मॉलनर से मिलने भेजना। टीम अज्यूम करती है कि मॉलनर ने कभी असली डनावी को देखा ही नहीं होगा, इसलिए फारूक के पास चांस है। बाकी टीम बैकग्राउंड में सीक्रेटली और कवर प्राइड देगी, लेकिन कॉम्प्लिकेशंस तब शुरू होती हैं जब बेडापेस्ट से एक अननोन कॉन्टैक्ट का टेक्स्ट आता है जो डनावी से मिलना चाहता है। प्रॉब्लम ये है कि अगर उसने असली डनावी को जानता है तो फारूक एक्सपोज हो जाएगा और शायद वो मर भी सकता है। इस सिचुएशन में हाउफोर्ड को एक रिस्की प्लान देता है। फारूक मीटिंग में लोकेशन पे जाए, फिर डनावी का कांटेक्ट वहां से निकालेगा तो फारूक उसका पीछा करके उसे क्वाइटली एलिमिनेट करेगा, ताकि वो किसी और को ये ना बता सके कि डनावी एक्चुअली मर चुका है। ये फारूक को जल्दी करना होगा क्योंकि मॉलनर के साथ वाली ओरिजिनल मीटिंग का टाइम खत्म हो रहा है। शुरू में फारूक को कॉन्फिडेंट होता है वो डनावी को कॉन्टैक्ट को मार देगा, लेकिन जैसे ही उसे पता चलता है कि वो कॉन्टैक्ट एक्चुअली डनावी की बेटी है, उसका ट्रिगर दबाना मुश्किल हो जाता है। फारूक को इसको झूठ बोलता है कि उसने लड़की को मार दिया, लेकिन असल में उसने उसे छोड़ दिया होता है। फारूक कहता है कि डनावी चाहे कितना भी बुरा आदमी हो, लेकिन बेटी मासूम है, उसको कोई कसूर नहीं है। लड़की को पता चल जाता है कि उसके फादर की मौत फारूक और उसकी टीम की वजह से हुई है। शायद वो ये भी समझ जाती है कि उसके फादर ने मरने लायक काम किया था, लेकिन उसे जिंदा छोड़ने का मतलब है कि शायद वो फ्यूचर में रिवेंज लेने आ सकती है, या फिर वो इनके लिए एक बड़ा डेंजर भी बन सकती है। फारूक इस बात को अभी साइड में रखकर मॉलनर के साथ मीटिंग पर फोकस करता है। मॉलनर फारूक को पहचान नहीं पाता और सीधा समझ लेता है कि देवी ही है। ये ऑफोर्ड और उसकी टीम के लिए आसानी हो जाती है। मॉलनर एक छोटी सी बात बेरेट के बारे में करके फारूक को टेस्ट करता है, लेकिन हॉफोर्ड को गाइडेंस फारूक के ईयरफोन में होता है, इसलिए फारूक टेस्ट पास कर लेता है। उसके बाद मॉलनर रिवील करता है कि वो $5 मिलियन एक्चुअली एक न्यूक्लियर बम के रूप में कॉन्सेप्ट के लिए थे, जो आयरना बना रहा था। पूरा बम बनवाने का टोटल कॉस्ट $50 मिलियन था। CIA और मसूद को और लोगों का नाम जानना ज़रूरी होता है, इसलिए फारूक को डील करने का सिग्नल मिलता है। वो मॉलनर से हैंडशेक करता है और पैसा ट्रांसफ़र कर देता है। तभी एडवर्ड, हेस्टिंग और ऐश देखते हैं कि एक थर्ड पार्टी मॉलनर और फारूक की तरफ बढ़ रही है। हार्वर्ड की टीम उन्हें रोकने की कोशिश करती है ताकि डील कंप्लीट हो जाए। जैसे ही मनी ट्रांसफ़र होता है, फारूक मॉलनर से प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट लेकर अपनी पॉकेट में रखता है और तुरंत कैफे से निकल कर भागता है। उसके पीछे थर्ड पार्टी लग जाती है। एपिसोड के एंड में फारूक को थर्ड पार्टी के लोग कॉर्नर कर लेते हैं, लेकिन लॉन्ड्री उसे पिक करके एक सोर्स जगह ले जाती है। ऐश इनमें एक असिस्टेंट का पीछा करता है सबवे में, लेकिन फाइट में मर जाता है। हेस्टिंग एडवर्ड को रोकता है
कि बिना उसके जाए उसके असिस्टेंट का पीछा ना करे, लेकिन एडवर्ड रुक नहीं पाता और वो खुद ही ट्रेन पर चढ़ जाता है। अगले स्टॉप तक फाइट होती है और एडवर्ड असिस्टेंट को मार देता है। उसके बाद वो उसकी फ़ोटो खींच लेता है ताकि हावर्फोर्ड कंफर्म कर सके कि मीटिंग गैच क्रैश करने वाला बंदा कौन था। यहाँ एक सब्सिशन बनता है कि शायद असली विलन खुद हॉवर्फोर्ड हो। वो पहले CIA के साथ था, लेकिन अब वो ऑफिशियली नहीं है। अब लगता है कि वो डिसऑनरेबली डिस्चार्ज सोल्डर को रिस्क्यूट करके अपने मिशन के लिए यूज़ कर रहा है, जैसे उसे पैसे मिले हों और रिटायर हो जाए। शायद जो थर्ड पार्टी आई थी वो CIA के रियल एजेंट्स ही थे और हॉवर्फोर्ड ने अपने लोग यूज़ करके उन्हें ख़त्म कर दिया। इस प्रोसेस में उसने आइश को भी मार दिया। लगता है कि हॉवर्फोर्ड का आइश पे पर्सनल अटैचमेंट था, उसे एक बेटे की तरह ट्रीट करता था। आउटसाइड से वो शो नहीं करता, लेकिन क्लियरली उसे इफेक्ट होता है। शायद इसी वजह से अब वो अपने हिडन बेट्रायल का पीस और तेज करे। अभी ये सब स्पेकुलेशंस हैं, कंफर्म नहीं है कि हॉवर्फोर्ड ही असली विलन निकलेगा, लेकिन बड़ा क्वेश्चन है कि ये ट्रैक एडवर्ड का सीजन 1 वाली कहानी से कैसे कनेक्टेड है। वो पैट्रियोटिकली सोल्डर से CIA ग्राउंड असिस्ट करे बिना और आखिर में रीस को धोखा क्यों दिया। शायद सीजन के एंड तक हमें आंसर्स मिलेंगे। बस उम्मीद ये है कि राइटर फिनाले में एकदम बड़ा इंफॉर्मेशन डंप ना करें, बल्कि धीरे धीरे बॉम्ब ब्लास्ट करते रहें। इसी के साथ ये एपिसोड 3 भी यहीं पर ख़त्म होता है। आपको कौन सी मूवी या फिर वेब सीरीज़ का एक्सप्लेनेशन चाहिए, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। आपको इस चैनल के ऊपर डेली वीडियोस मिलती रहेंगी, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।